हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 14 के अंदर। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। आज हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो है लोरेंज फोर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई मेरी बात समझ में। लेकिन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मैं उसके बारे में हल्की जानकारी दे देता हूँ। आखिरी क्लास के अंदर अपन एक चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर, एक मूविंग चार्ज के कारण दूसरे मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे थे। उसके एक आध फॉर्मेट से वो मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग लोरेंज फोर्स की तरफ जाएंगे। तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फोर्स ऑन वन चार्ज, वन मूविंग चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन वन मूविंग चार्ज ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज। गेटिंग माई पॉइंट। ये अपने को जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2-3 फॉर्मेट लेता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने एक रैंडम लिया था कि भाई इधर जा रहा है, उधर आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, एक रैंडम लिया था। मतलब उसके लिए वो एक जनरलाइज फॉर्मेट हो गया था। अभी मैं यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट ले रहा हूँ कि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन में ही मैं लेके चलूंगा। जैसे चार्ज हमने मान लिया है कि इधर मूव कर रहा है, Q1 चार्ज। गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज Q1 चार्ज। अब इसको Q ही मान लीजिए, कोई बात नहीं। इसकी रफ्तार V मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा अब हम कहेंगे कि भैया इस वाले पॉइंट पर यहां पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है स्मॉल q। उसकी जो वेलोसिटी है वो है इधर v। गेटिंग माई पॉइंट। इसको हम लोग सेकंड चार्ज बोल देंगे, इसको फर्स्ट चार्ज बोल देंगे। हमें सेकंड पर ही फोर्स निकालना है फर्स्ट के कारण। मतलब हम लोगों को निकालना है फाइंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। हमें 2 पर फोर्स निकालना है फर्स्ट वाले के कारण। गेटिंग माई पॉइंट। हमें 2 पर फोर्स निकालना है फर्स्ट वाले के कारण। तो पहले फर्स्ट वाले के कारण हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। हमने ये पाया कि ये जो दूरी थी ये r दूरी थी, यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस थी, दिस इज r डिस्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसके कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी मैं इसको यहां लिख देता हूं। वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। सही बात है। 2 पर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। 1 ये वाला है, 2 ये वाला है पॉइंट। तो बेटा Q इधर है, सॉरी V इधर है इसकी Q की, और R इधर है, तो V क्रॉस R अंदर आएगा। तो कितना लिख दूंगा मैं यहां पे? मैं लिख दूंगा यहां पे म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R। V क्रॉस R। बेटा V और R के बीच में एंगल 90 है, तो हम लोग लिख देंगे V इंटू R इंटू साइन थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको V इंटू R डिवाइडेड बाय आर क्यू। अब सही है ना भाई साहब? यहां से R से इसको उड़ा दो R को, तो कितना बचेगा? मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट Q V डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 ऑन 2 पॉइंट पर 1 के कारण इतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और आएगी कहां पर? आएगी अंदर की तरफ। तो मैं लिख दूंगा यहां पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई है। अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आई है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छे से पक्का? ठीक है। अब यहां से अपन आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे देखो सुनो। अब हमें 2 पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स निकालना है। सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि जो 2 है वो 2 वाला इधर भाग रहा है। बेटा फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B फोर्स आएगा वो नीचे आएगा। अबे सही है ना? और उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो अपन निकालते हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो बेटा जो फोर्स आएगा 2 पर वो नीचे आएगा, और कितना आएगा? चार्ज इनटू V की रफ्तार इनटू क्रॉस B। बेटा चार्ज कितना आएगा? Q। V और B के बीच में एंगल 90 है, तो हमने सीधा सीधा लिख दूंगा QVB। बेटा B कितना है? म्यू नॉट इंटू Q इंटू V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब सही है ना? 4 पाई R स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, म्यू नॉट को आप अलग कर लीजिए, Q इंटू Q स्क्वायर, V इंटू V
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सही बात है। तो यह आएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 या फोर्स ऑन मूविंग चार्ज 2 ड्यू टू मूविंग चार्ज 1। ये एक फिक्स फॉर्मेट है, अगर ये ऐसे जा रहा हो या ऐसे आ रहा हो तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? तो ही आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बेटा कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके कारण इस पर कितना फोर्स आएगा, इसके कारण इस पर कितना फोर्स आएगा। आई मेरी बात समझ में? पक्का? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा नोट डाउन आपने कर लिया है। अब अपन आगे देखते हैं। अब एक्चुअली हम लोग बात करेंगे लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज फोर्स बहुत ही गंदे वाहियात तरीके से मैंने लिखा है लॉरेंज फोर्स। इतनी बेकार सी हैंडराइटिंग में मैं क्या बताऊं, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को इस हैंडराइटिंग को देखकर, पर कोई बात नहीं है, ठीक है। लॉरेंज फोर्स बेटा यहाँ पर इस लॉरेंज फोर्स को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। समझाने की बात यहाँ पर आ गई, क्यों जरूरत हम लोगों को पड़ी है, उसके पीछे कारण ये है। कारण ये रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज करता है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करता है तो कई बार हम लोगों का जो मैग्नेटिक फोर्स को देखने का नज़रिया है वो भी चेंज कर जाता है। सर कैसे? ये बात जरा हमें समझ नहीं आई, मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान समझिए। एक वायर है, मान लीजिए एक इनफाइनाइट वायर ही मान लीजिए, जिसमें करंट बह रहा था आई नीचे की तरफ इस प्रकार से। अगर करंट नीचे बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी बाहर आएगी यहाँ पर। आई मेरी बात समझ में? बेटा यहाँ पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q और जिसकी रफ्तार है ऊपर की तरफ V। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, V ऊपर है, तो V क्रॉस B इधर फोर्स लगेगा। इसके कारण ये जो चार्ज है वो कुछ ऐसे डेविएट कर जाएगा। इसके कारण ये जो चार्ज है कुछ ऐसे डेविएट कर जाएगा। तो ये जाएगा V ऊपर की तरफ हो जाएगा, B ऐसे बाहर आ जाएगा, तो V क्रॉस B ऐसे घूम जाएगा डेविएट करके। सही बात है ना? ऐसे डेविएट कर जाएगा। हाँ भाई, अब ये डेविएट कैसे किया ये हमें पता है कि भैया इसके कारण ऐसे किया है। इसकी रफ्तार कितनी है? V है। फोर्स कितना लगा? Q V क्रॉस B, ये हमें पता है। लेकिन मेरी बात समझ, मान ले कि भैया तुम एक ट्रॉली में बैठ गए, अब आप बन चुके हो ऑब्जर्वर और आपकी रफ्तार है V। कितनी रफ्तार है? V। बेटा आपके रेस्पेक्ट में चार्ज की रफ्तार देखो, चार्ज की रफ्तार कितनी है? V है। आपकी कितनी है? V है। अबे आपके रेस्पेक्ट में चार्ज की कितनी है? 0। अगर भैया आप भी मतलब तुम भी सेम रफ्तार से दौड़ते हो, जिस रफ्तार से चार्ज दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम सब कुछ, तो भैया आप उसके अकॉर्डिंग 0 वेलोसिटी से आगे बढ़ो, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो 0 से जाएगा। सही बात है? तो यार ये तो गड़बड़ हो गई यार। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू O इज 0। मतलब O इज ऑब्जर्वर, O के रेस्पेक्ट में O इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो चार्ज है वो 0 से जा रहा है। हाँ भैया, अब इशू यहीं से क्रिएट होता है। सोच के देख, ये करंट था, चार्ज मूव करा और डेविएट कर गया। सही बात है। चार्ज किसके रेस्पेक्ट में मूव किया? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव किया, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चार्ज ने मूव किया तो हम समझते हैं कि हाँ भाई वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ऐसे डेविएट करेगा, उसके मैग्नेटिक फोर्स के कारण अपना डेविएशन निकाला और वो ऐसे ही डेविएट करना चाहिए, वो वैसे ही डेविएट करता है। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार कितनी थी इसकी? V थी। लेकिन खेल तो यहीं शुरू होता है भैया, खेल तो यहीं शुरू होता है भैया। अब बताइए, अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात ना करके अगर मैं ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसकी रफ्तार 0 हो जाती है, और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर रफ्तार 0 हो गई तो बेटा फोर्स भी 0 हो जाएगा। क्योंकि फोर्स होता क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो बेसिकली Q V क्रॉस B ही होता है। अगर V 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा।
और अगर फोर्स 0 होगा तो भैया डेविएट कैसे करेगा? आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो डेविएट नहीं कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहा है। कैसे इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ना, अबे नॉट पॉसिबल। अबे ऐसे कैसे हो सकता है यार? अबे डेविएट तो बेचारा रियलिटी में कर रहा है ना। चाहे तू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख, तू ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में देख, तेरी इच्छा हो तो आसमान से देख, जमीन खोद के अंदर बैठ जा, वहां से देख, कहां से भी, कहीं से भी देख, तार पर लटक जा, वहां से देख। सही बात है भैया। अबे डेविएट तो कर रहा है वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जिस फोर्स से डेविएट किया, जिस डायरेक्शन में डेविएट किया, वो तो मैग्नेटिक फोर्स था। और मैग्नेटिक फोर्स तो तभी आता है जब अपने पास में वेलोसिटी हो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, अब इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वेलोसिटी ही नहीं है, तो फोर्स भी नहीं है। फोर्स नहीं तो डेविएशन भी नहीं होना चाहिए, पर डेविएशन तो हो रहा है। अबे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना बेटा? मेरी बात समझना, डेविएशन तो हो रहा है, डेविएट तो हुआ, वो रियलिटी है। तो चाहे कहीं से भी देख, कहीं से भी किसी भी प्रकार से चश्मा लगा के, काला पीला नीला हरा लाल कुछ भी लगा के देखो, डेविएशन तो हो रहा है। ये एक सच्चाई है जिसको हमें मानना पड़ेगा। डेविएशन का जो फोर्स आया उसको हम लोगों ने डिफाइन भी कर लिया कि मैग्नेटिक फोर्स है, उसके कारण डेविएट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वी रफ्तार थी, और वी रफ्तार के कारण वी क्रॉस बी से ये डेविएट कर गया। लेकिन एक महान बुद्धि व्यक्ति ने बोला कि बेटा अगर मैं ट्रॉली में बैठ के जिसकी रफ्तार v थी और इसको देखूं तो मेरे अनुसार इसकी रफ्तार अब 0 हो जाएगी, और अगर रफ्तार 0 हो गई तो तुम मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगाओगे? हाँ भैया, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इज 0, बट डेविएट तो किया है। तो कैसे डिफाइंड करेंगे कि अपने इसको क्लैरिफाई कैसे करेंगे कि डेविएट क्यों किया इसके रेस्पेक्ट में? भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में समझ में आता है मैग्नेटिक फोर्स था, बट इसके रेस्पेक्ट में क्यों डेविएट किया, ये हमें समझ यहाँ पे नहीं आया मैग्नेटिक फोर्स को लेकर। तो फिर कुछ और बुद्धिजीवी लोगों ने एक और दिमाग लगाया। उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं होता है, यार ऐसे नहीं होता है। आप लोग क्या करो, आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पहले अच्छे से? ठीक है। आप लोग क्या करो, आप जो मैग्नेटिक फोर्स लिख रहे हो, एक्चुअली कभी भी है ना मैग्नेटिक फोर्स अकेला नहीं लगता है, ऐसा बुद्धिजीवी लोगों ने बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बहुत गहरा संबंध है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हो बेटा, अभी स्टार्ट हो रही है अपनी असली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं अपन लोग कि बहुत ही गहरा संबंध है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हमेशा जो फोर्स लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं लगते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं लगते हैं। वो दोनों मिक्सअप होती है, दोनों साथ में चलती है। और वो कैसे कैसे होती है वो अपन धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन लगती दोनों के कारण ही है। तो एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा होता है वो मैग्नेटिक भी नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं होता है, वो इन दोनों का एक वेक्टर सम होता है जिसका नाम होता है लोरेंज फोर्स, जो कि अपने आप में एक रियल फोर्स है। मैं यहां लिख रहा हूं लोरेंज फोर्स। बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो फ्रेम डिपेंडेंट है। मैं लिख देता हूं यहां पे, मैग्नेटिक फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। मैग्नेटिक फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट, वो फ्रेम पर डिपेंड करता है, बट लोरेंज फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। लोरेंज फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा लोरेंज फोर्स होता क्या है उसको मैं बड़ा ही सजा सजू के लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। Q अंडर ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। बेटा दिस इज द लोरेंज फोर्स, ये दोनों के कारण लगता है। दिस इज द लोरेंज फोर्स। उसकी वैल्यू किसके बराबर आई? Q E प्लस V क्रॉस B। Q अंडर ब्रैकेट E वेक्टर प्लस V क्रॉस B, इन दोनों का वेक्टर सम मल्टीप्लाई बाय Q करो तो आएगा आपको क्या मिलेगा? लोरेंज फोर्स मिलेगा। एंड लोरेंज फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। आप चाहे तो ग्राउंड से देखो, आप चाहे तो आसमान से देखो, आप चाहे तो तार पे लटक के देखो,
आप चाहे तो उल्टा लटक के देखो, चमगादड़ बन जाओ, जो इच्छा हो वो करो, लेकिन कहीं से भी देखो वो डेविएट करेगा, और वो डेविएट जो कर रहा है उसके पीछे जो रियल कारण है दैट इज लोरेंज फोर्स। आई मेरी बात में, ऐसा साइंटिफिकली बोला गया। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चीज़ की रट के रखनी है, आपसे सुन लिया है, मैंने आपको थोड़ा ज्ञान वृद्धि की बातें कर दी है और कुछ भी नहीं है। बाकी हम लोगों को तो नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं भी आपके सामने आपको आगे लेके चलने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो आप तो बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अपन तो बेसिकली क्वेश्चन ही करेंगे, तो अपन उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा फटाफट इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको स्क्रीन पे थ्योरी भी दिखाई देगी, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा इसी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट केस लेके चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस लेके चलते हैं। तो पहला केस जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट केस। एक्चुअली सारे केस इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्या, सारे केस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला केस लेके चलता हूँ। फर्स्ट केस ये है कि अगर मान लीजिए इफ केस 1, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। बेटा केस यही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उस केस में हमें समझना है क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मेट्स बनाने हैं। बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक फील्ड ले रहा हूं इस प्रकार से ऐसे, बेटा दिस लाइन्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, और मैं यहाँ पर ही क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी यहाँ बना रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में यहाँ पैरेलल में थी। गेटिंग माई पॉइंट, पक्का, दोनों आपस में यहाँ पे पैरेलल में थी। अब हमने क्या करा, यहाँ पे चार्ज को लिया है। चार्ज की जो वैल्यू है वो है चार्ज क्यू है, मास एम है, ठीक है। ई और बी में इसको रखा है, चार्ज क्यू है, मास एम है। अब इसमें भी अलग अलग सब केस आते हैं। इसका फर्स्ट सब केस है कि इफ वी रिलीज चार्ज फ्रॉम रेस्ट, अगर हम लोग रेस्ट से छोड़ते हैं चार्ज को, तो वो कौन सा मोशन करेगा। बेटा अगर हम लोग चार्ज को रेस्ट से छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे, तो वो कौन सा मोशन करेगा। तो इसका सिंपल सा सादा सा आंसर है, वो करेगा भैया, क्या करेगा वो करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सिंपल। कैसे सर। बेटा चार्ज को रेस्ट पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट पे रखे हुए चार्ज को फोर्स नहीं दे सकती, नहीं दे पाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर लगेगा, उसकी वैल्यू आएगी Q इंटू ई, उसके कारण चार्ज इधर चल पड़ेगा। एक बार अगर चार्ज इधर चल पड़ा, तो चार्ज की रफ्तार जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको एक्सेलरेट करता रहेगा Q इंटू ई फोर्स से, और वो चार्ज आगे बढ़ता रहेगा, एक्सेलरेट होता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी। बट चार्ज जो है उसकी रफ्तार अगर इधर है तो B की भी इधर ही है, तो एंगल बिटवीन V एंड B इज जीरो। एंगल जो होगा V और B के बीच में जीरो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि V और B जो होगा, क्योंकि V किधर आ जाएगा भैया, V इधर ही आ जाएगा समय के साथ, अगर चार्ज को छोड़ दिया अपन ने तो ऐसे रेस्ट से, तो V और B के बीच में एंगल जीरो होगा। और अगर एंगल जीरो होगा तो ये दोनों के दोनों, मेरी बात दोबारा समझना, अगर एंगल जीरो होगा तो ये दोनों इसके ऊपर, मतलब दोनों क्या मतलब, B इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ओनली E लगाएगा। B के कारण कोई डेविएशन नहीं आएगा, चार्ज हमेशा ऐसे ही दौड़ता रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को, पक्का। ये हो गया पहला केस, आया समझ में। अब सेकंड केस है, इसी का सेकंड फॉर्मेट है जो मैं लिख देता हूं।
सब केस मतलब इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड बी और ई, क्योंकि दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में, बी और ई के बीच में, और बी या फिर ई कुछ भी एक ले लो, एंड वी, इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा। इफ एंगल वेलोसिटी, मतलब बात यह है इफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। बेटा मान लीजिए हम अपन ने इसको स्पीड देके छोड़ा, वो भी ऐसे आगे की तरफ, तो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अबे मान ले कि अभी 0 पे था, तो स्पीड किसने दे दी, ई ने दे दी, बढ़ाएगी स्पीड, बढ़ाएगी बढ़ाएगी बढ़ाएगी, ई बढ़ाएगी। अब अगर मान लो इसको स्पीड से छोड़ा अपन ने, वी से छोड़ा, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, अबे आएगी तो स्ट्रेट लाइन ही। जैसे मान लीजिए छोड़ा सो, अब स्पीड बढ़ेगी, पुराने वाले में रेस्ट पे था, लेकिन स्पीड ई के कारण मिल गई। अभी क्या कर रहा है वो, अभी बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसको स्पीड क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। शुरू में भी कुछ स्पीड थी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मोशन स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, डेविएट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन वी एंड बी इज 0। आई मेरी बात समझ में। अगर सर मैं इसको पीछे की तरफ फेंकूं तो वी रफ्तार से क्या फर्क पड़ता है, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है ना, कुछ देर तक पीछे जाएगा, फोर्स तो आगे लगेगा, कुछ देर तक उधर जाएगा, फोर्स तो आगे लगेगा, और कहीं ना कहीं रुक जाएगा। हाई मेरी बात समझ, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, वो रुक के फिर वापस आ जाएगा, पर चलेगा स्ट्रेट लाइन ही, चलेगा स्ट्रेट लाइन ही। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो बेटा ये हो गया अपने, ये अपने पास में हो चुका है क्या, 2 केस हो चुके हैं, सब केस, कि इफ ई एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी का एक तीसरा सब केस में और लूंगा, उससे पहले आपको जो भी समझ में आया इसके अंदर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसके तीसरे केस पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो बड़ा ध्यान समझना। अब इसका तीसरा केस हम लोग लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पर है इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ऐसे बहुत ही सुंदर सा डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए। और ऐसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले ली, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बट ज़्यादा लाइन में नहीं बनाऊंगा, अदरवाइज फिर बड़ा सा हौच पौच सा हो जाता है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे मान ली और मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे मान ली, दोनों पैरेलल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सब केस है थर्ड वाला, वो सब केस क्या कहता है, थर्ड केस, कि इफ वी एंड, मतलब वी क्या है, वी क्या है, मतलब वी एंड नहीं, इफ एंगल बिटवीन वी एंड ई इज थीटा। अगर v और जो वेलोसिटी है चार्ज की, उसकी और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो क्या होगा सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को यहां से छोड़ते हैं किसी v रफ्तार पर, यहां से थीटा एंगल पर। गेटिंग माय पॉइंट, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो बेटा हम लोगों को इसको थीटा एंगल पर छोड़ते हैं ऐसे, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अब पूरा पाथ बताना है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो वही सब बातें अपन यहाँ करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे v है तो 2 कंपोनेंट कर लीजिए, जो बेस्ट तरीका है आते ही शुरू करने का। अगर ये v है तो ये हो जाएगा v कोस थीटा, ऊपर वाला हो जाएगा v साइन थीटा। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। अब यहाँ पे दो लोग अलग अलग रोल अदा करेंगे। बेटा जो v कोस थीटा है, इसको जरा सा भी नहीं छेड़ सकता, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको जरा सा भी नहीं, हैसियत से नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की कि v कोस थीटा को छेड़ के दिखा दे। बट जो v साइन थीटा है, v साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b, तो उसके कारण ये उसको घुमा देगा। तो ये चार्ज पार्टिकल v साइन थीटा के कारण ऐसे ऐसे घूमेगा, जो 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 जो, अबे आ रहा ना समझ में, ऐसे घूमेगा जो 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 जो। अभी ऐसे ही नहीं घूमेगा,
ये v cos थीटा ये कारण आगे भी बढ़ेगा, तो ये तो हेलिकल पाथ बन गया। बिल्कुल ये हेलिकल पाथ ही बनेगा, लेकिन यहां पे एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि पिछली बार इसकी रफ्तार हॉरिजॉन्टल वाली मतलब v cos थीटा वो कांस्टेंट रहती थी। जब अपन लास्ट टाइम हेलिकल पाथ पढ़ा था लास्ट टाइम पर, तब ये जो रफ्तार है v cos थीटा ये कांस्टेंट रहा करती थी। लेकिन ध्यान समझना, लेकिन अब की बार यहाँ v भी है, सॉरी e भी है, और जो e है ना, e जो है वो इसकी रफ्तार को बढ़ाएगा, तो इसका जो पिच है वो समय के साथ बढ़ता रहेगा। दिस इज पिच 1, दिस इज पिच 2 एंड दिस इज पिच 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बेटा पिच बढ़ता रहेगा, पिच बढ़ता रहे। सर पिच बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि v cos थीटा इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगी। आई मेरी बात समझ में? अब मैं आपको हल्की हल्की चीज समझाता हूं। यहां पे क्या होगा, बातें वही सब अपने को लिखनी है। सर r कितना हो जाएगा? तो बेटा वही m इंटू वी साइन थीटा, हम लोग बचपन से जानते आए हैं ये चीज, तो r बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन चार्ज इंटू बी। वाह वाह, मजा आ गया। सही है कि नहीं है? उसके बाद सर टाइम की बात करें तो बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। इसमें भी मजा आ गया, कोई दुख वाली बात थी नहीं। आर निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, शानदार, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा था, लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी तो मैं लिखूंगा नहीं, दो चीजें हो चुकी है। अब बात थी पिच की, तो पिच कौन सा निकाले साहब? पहला ही निकाल लेते हैं, पिच 1। तो भाई साहब पिच वन कितनी होगी? लिख लेते हैं, कितनी होगी पिच 1? v cos थीटा, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? याद आया आपको? काइनेमेटिक्स में पढ़ा था अपन लोगों ने। तो v cos थीटा इनटू टाइम t, ये लिखा हुआ, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देने वाला है e, तो वो कितना फोर्स देगा? q इंटू ई, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अबे आ रही है बात समझ में? q इंटू ई इज द फोर्स और q इंटू ई डिवाइडेड बाई m इज द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई t स्क्वायर। बट दिस इज योर फर्स्ट पिच, जो आपको पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट पिच है, ये रेडियस है, ये टाइम है। इंक्रीजिंग पिच होगी तो इसका जो पाथ होगा, दिस पाथ इज अगेन हेलिकल, बट इट विल बी हेलिकल ऑफ इंक्रीजिंग पिच। आई मेरी बात समझ में? इसका जो पिच है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, इसका जो पिच है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल घूमेगा, चलेगा हेलिकल पाथ के अंदर ही। ना वो सर्कुलर चलेगा, ना वो स्ट्रेट लाइन चलेगा, बट वो हेलिकल में चलेगा। बेटा फटाफट से रिपीट कर देता हूं, अगर चार्ज पार्टिकल को E और B पैरेलल है, अगर E और B पैरेलल है तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसको छोड़ देना है। रेस्ट से छोड़ दिया तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर उसकी रफ्तार आपने पैरेलल दे दी, किसके? E या फिर B के, तो फिर भी वो स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगा। तो मतलब अगर रेस्ट से छोड़ा या फिर वेलोसिटी दी, पर वेलोसिटी जो दी है वो आपको पैरेलल में ही दे दी E या B के, तो दोनों ही, तीनों ही केस के अंदर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तीसरा केस कौन सा है? वेलोसिटी आगे दी एक केस पीछे दिया, एक केस रेस्ट से छोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। इस केस में अगर किसी एंगल पर दिया है, E और B के बीच में अगर एंगल 0 है, तो E और B अगर पैरेलल है तो ही ऐसा होगा। तो आप लोग जो चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर छोड़ोगे तो वो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ करेगा विद इंक्रीजिंग पिच, विद इंक्रीजिंग पिच। तो बेटा यहाँ पे पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हो जाएगा हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, जो आपको पता होना चाहिए। विद इंक्रीजिंग पिच, स्ट्रेट लाइन। बेटा फटाफट से पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर अपन लोग एक और केस में यहाँ पे आगे चलेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी बेटा, इसमें एक और केस हम लोग लेते हैं। ये तो हम लोगों ने एक केस ले लिया है, अभी एक और केस हम लोगों को लेना है। वो क्या लेना है कि इफ E एंड
B are perpendicular to each other. Each other. ओबे इतना खतरनाक। परपेंडिकुलर में क्या कर लेंगे सर हम लोग, कौन सा कुछ निकाल लेंगे यहाँ पे? बेटा आपको यहाँ पे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये पूरा भर दूंगा मैं, एक बार नहीं 2 बार, तब भी इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। मैं सोल्व कर सकता हूँ, मुझे आता है सोल्व करना और मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको नहीं सिखाऊंगा। आप मुझसे बाहर आके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि किस प्रकार से होता है, बट फिर भी इसका डेरिवेशन हमारे कहीं से भी कहीं तक किसी काम का नहीं है। वो IIT एडवांस वालों के लिए थोड़ा बहुत काम का होता है, उनके लिए थोड़ा बहुत ही बस ऐसे स्टाइल मारने के लिए करा देते हैं। बट E एंड B अगर परपेंडिकुलर है तो उसका जो पाथ बनेगा एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। जो पाथ बनेगा उसको याद करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उस पाथ का नाम होगा साइक्लोइड पाथ। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली इसका बारे में पूछ लिया जाए, साइक्लोइड पाथ की कौन सा पाथ होगा, साइक्लोइड पाथ। अगर E और B आपस में परपेंडिकुलर है तो साइक्लोइड पाथ बनेगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, पैरेलल होंगे तो 2 प्रकार के पाथ बन सकते हैं। अगर रेस्ट से छोड़ा या किसी भी प्रकार की रफ्तार दी जो पैरेलल थी तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर रफ्तार किसी एंगल पर दी है E के साथ में या B के साथ में तो पाथ हेलिकल होगा, इंक्रीजिंग उसकी पिच के साथ में। अगर हम लोगों ने E एंड B का परपेंडिकुलर ले लिया है तो इसका भी बड़ा डेरिवेशन होता है, जैसे अपन इसका किया है उसी प्रकार से इसका भी लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है। साइक्लोइड की इक्वेशंस आती है तो हम लोग साइक्लोइड की इक्वेशन वहाँ पे निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा दूंगा बाहर, आप आके पूछ सकते हो, बट आप किसी भी काम का वो नहीं है। लेकिन ये आपके काम का है कि पाथ होगा कौन सा, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि दिस पाथ इज साइक्लोइड पाथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब आपको मैं यहाँ पे एक और बढ़िया चीज समझाता हूँ, उसको समझिए। उससे फिर हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस बनाएंगे, मतलब वो सब बातें मैं समझाता हूँ आपको। ये हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ली है इस प्रकार से, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो सुंदर बनाया जाता है, इसको अच्छी लगेगी। ऐसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ले ली है। बट इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक चार्ज को, जिसका चार्ज था Q, उसको हम लोगों ने V रफ्तार दे दी है, V रफ्तार चार्ज Q को। तो Q को V रफ्तार दी है हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो V क्रॉस B है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो बेसिकली जो V क्रॉस B है, V क्रॉस B वो आएगा ऊपर की तरफ। हाई मेरी बात समझ में? V क्रॉस B मतलब जो फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो आएगा QVB, ऊपर की तरफ आएगा। क्रॉस वॉस मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच में एंगल 90 था। हमें समझ में आ रही है बात है? पक्का ना? तो बेटा अब यहाँ पे एक और केस है कि मैग्नेटिक फील्ड तो साफ अंदर था, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो नीचे की तरफ थी। आई मेरी बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो नीचे की तरफ थी, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी। तो भाई साहब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी Q इंटू ई। वो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई सब सेट है यहाँ पे। अगर एक बात बताओ मेरे को, इफ QVB इज इक्वल टू Q इंटू ई, अगर ऐसा हुआ तो फिर इस केस में कौन सा मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल? भाई अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा? तो फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। फिर कोई साइक्लोइड फाइक्लोइड कुछ नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन करेगा। कब? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ डेविएट करने की कोशिश करेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा तो एकदम स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर है। Q से Q उड़ा दो। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन मोशन करने के पीछे एक और कारण है। अगर ये V रफ्तार E डिवाइडेड बाय B के बराबर होती है, अगर जो V है वो E बाय B होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगा। गेटिंग माय पॉइंट?
अगर v e बाई बी के बराबर होती है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही करेगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? पक्का? अच्छे से? ठीक है। तो इससे देखो समझना, आप ऐसा नहीं कि आप इसको नोट डाउन कर लो, 2 मिनट रुक जाओ, समझा करा दूंगा, नोट डाउन का टाइम दे दूंगा। इससे क्या है ना, हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया, उस डिवाइस का नाम रखा वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, इससे क्या फायदा हुआ समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा, इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया ऐसे, बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाई इसके अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली नीचे की तरफ, ई नोट। गेटिंग माय पॉइंट? सर इससे क्या फायदा हुआ समझाता हूं। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से काफी सारे चार्ज पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं अलग अलग रफ्तार पे, अलग अलग दौड़ 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 दौड़, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इतना छोटा है, बहुत छोटा। ये जो पॉइंट था ये भी बहुत छोटा है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल ही यहां से बाहर आ रहे हैं, बाकी सब डेविएट कर जा रहे हैं। सर ऐसा क्यों? समझाता हूं तुम्हें। एक्चुअली हो क्या रहा है, समझना मेरी बात को। जिन चार्ज पार्टिकल की रफ्तार, देखो यहां पे देखो E बाई बी, जिनकी E नोट बाय बी नोट होगी, सिर्फ वही होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे। और जो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ये इतना बारीक है, दोनों यहां पे जो होल्स हो रखे हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे, सिर्फ वही यहां से बाहर आ पाएंगे। आई मेरी बात में? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स कि हम लोगों ने ई नोट ले लिया, मान लीजिए, ऐसा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर मान लीजिए कि अपन ने ई नोट ले लिया 100, हम लोगों ने बी नोट जो ले लिया है वो ले लिया है 20, तो बेटा वी नोट कितना आएगा यहाँ से, वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल है ना 5 मीटर पर सेकेंड के ही चार्ज पार्टिकल्स चाहिए जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से बाहर आए। तो भैया हम लोगों ने जैसे बॉम्बार्डिंग वगैरह कराते हैं, जैसे भी चार्ज पार्टिकल निकालते हैं, निकाल लिया। अब चार्ज पार्टिकल सोचता है कि 0 भी हो, रफ्तार किसी की 2 भी हो, किसी की 10 भी हो, किसी की 12 भी हो, किसी की 5 हो, किसी की 500 हो, अलग अलग रफ्तार होंगी, अलग अलग प्रकार की रफ्तारें होंगी। अब लेकिन यहां से इस वेलोसिटी सेलेक्टर से अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की 100 कर दिया और बी को अगर 20 कर दिया, तो जो वी को अगर 20 कर दिया तो जो वी आएगा वो 5 आएगा, वैल्यू जो वी की है ये 5 आएगी। इसका मतलब यहां से इससे जितने भी चार्ज पार्टिकल पास हो रहे हैं, कोई से भी रफ्तार के हो, अगर उनकी वैल्यू 5 एग्जैक्टली है तो ही वो क्रॉस कर पाएंगे, बाकी सब डेविएट कर जाएंगे। तो बेसिकली हमें जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड वाले ही मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हमें जो चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड वाले ही मिलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? पक्का? अच्छे से? तो बेटा ये है वेलोसिटी सेलेक्टर, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये वेलोसिटी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए ही काम आता है, और कोई खतरनाक इसका काम नहीं है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लोरेंज फोर्स पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण दूसरे मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर केस लिया था, और उस चार्ज पार्टिकल के बारे में अपन ने जो केस लिया था उसका फोर्स निकाला था बेसिकली। फिर हम लोगों ने लोरेंज फोर्स पढ़ा था। लोरेंज फोर्स के अंदर भी हम लोगों ने बताया कि वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिफरेंट केस लिए, जहाँ पे ई और बी पैरेलल में थे, जहाँ पे ई और बी परपेंडिकुलर में थे। ई और बी जब पैरेलल में तो उसके सब केस भी लिए, रफ्तार को 0 से छोड़ा, वी से छोड़ा, वी को किसी एंगल थीटा पे छोड़ा, ई के साथ, बी के साथ, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया, साइक्लोइड पाथ बना। देन उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसा केस लिया परपेंडिकुलर वाला, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ सकता है पर पर्टिकुलर केस में आ सकता है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक डिवाइस बनाया है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो बेटा ये वेलोसिटी सेलेक्टर जो होता है उससे हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेलोसिटी को एग्जैक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब उससे हम लोगों को ऐसे चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे जिनकी रफ्तार 5 होगी या 500 होगी, जो भी हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ई और बी को सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग
चार्ज पार्टिकल की रफ्तार निकाल पाते हैं कि हाँ भाई हमें 5 वाले चाहिए तो 5 वाले मिल जाएंगे, 25 वाले चाहिए 25 वाले मिल जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा आज के लेक्चर में अपन ये सब चीज़ें पढ़ी है, काफ़ी थ्योरेटिकल भी थी, काफ़ी अच्छी भी थी, थोड़ी एनिमेटेड भी, मतलब एनिमेटेड क्या अपन लोगों ने समझा उसको अलग अलग प्रकार से भी। तो बात यही है कि आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आज के लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा था, तो आज के लेक्चर को बेटा अपन यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आते रहिए, सीखते रहिए और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।